आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा राज्य, एक ऐसा प्रांत था जो कि सीधे अंग्रेज को चुनौती देने वाला प्रांत था। ये ऐसा सोच रखने वाला पहला भारतीय रहा है। इससे पहले कोई भी भारतीय ऐसा नहीं था जो कि अंग्रेजों को पर्टिकुलर अंग्रेज को भगाने के लिए तरीका पढ़ने का। आपको जो सबसे अच्छा तरीका लगे आप वो पढ़िए, ठीक है। देखिए मैसूर वाला हम लोग मैसूर को स्टार्टिंग से ही लास्ट 21 बार में खत्म कर दे रहे हैं। बीच बीच में गैप आया हुआ है, बीच बीच में अंग्रेज लोग कुछ और भी कर रहा होता है। मराठा वार साथ में, कर्नाटक वार साथ में, बक्सर युद्ध लड़ रहा है। अब बताइए, हैदर अली था जो कि सिर्फ फ्रांस से मांगता था सैन्य सहायता। अब टीपू सुल्तान आ गया। टीपू सुल्तान जो है बड़ा बड़ा शक्ति जो कि इंग्लैंड के विरुद्ध था, उसको अपने समर्थन में लेने का प्रयास किया। कि कैसे उसका मन में सोच रहा हुआ, थोड़े इंग्लैंड को बोला हुआ कि देखो ऐसा है कि अभी आप मेरे साथ संधि कर लो, थोड़ा दिन बाद तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे, ऐसा तो नहीं हुआ होगा मन में। लेकिन सोचिए 7 साल वो अपने आप को तैयार करता है टीपू सुल्तान कि कैसे हम लड़ सकते हैं। 7 साल तैयारी करता है कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम कैसे लड़ सकते हैं। और अंततः 1799 में ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि अब जो है टीपू सुल्तान थोड़ा तगड़ा बन। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नए यूट्यूब वीडियो पे। तो आज जो बात हुआ था आज वही स्टार्ट होगा। 2 दिन बीच में क्लास नहीं हो पाया तो उसके लिए सॉरी। आज चलेंगे हम लोग, पिछला क्लास में मराठा देखे थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं मराठा में आप लोग को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जो भी बताए थे सब, मराठा वॉर कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब कुछ बता चुके हैं यही पे मराठा वॉर में, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे मैसूर के बारे में। आज हम लोग देखेंगे मैसूर के बारे में कि कितना सामर्थ्य रखता है मैसूर। मराठा के बारे में तो देख लिए कि कितना सामर्थ्य रखता है मराठा, लेकिन आज देखेंगे मैसूर के बारे में कि मैसूर कैसे आगे बढ़ा, मैसूर में कैसे युद्ध हो गया, क्यों युद्ध हो गया, उसका क्या परिणाम निकला, कौन कौन सा संधि हुआ। आज सबको ये वाला वीडियो आज को रहने वाला है। बिना स्किप किए पूरा देखते रहिएगा शुरू से लास्ट तक, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और डिसलाइक करके हमको बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो देखिए मैसूर, मैसूर के बारे में आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा राज्य, एक ऐसा प्रांत था जो कि सीधे अंग्रेज को चुनौती देने वाला प्रांत था। बाकी सबको चुनौती नहीं देता था, कि कोई भी ब्रिटिशर्स को सीधे चुनौती नहीं दिया, सबको अपना टेरिटरी के कारण उसको देना पड़ा चुनौती। लेकिन इसका मोटो, मैसूर का मोटो ये था कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटा देना। अकेला ऐसा राज्य जिसका ये मोटो है कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से दूर कर देना, भगा देना, ठीक है। तभी राष्ट्रवाद का उदय नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी ऐसा सोच रखना, मतलब कि इस टाइप का ये राज्य था कि उन लोगों को पता चल गया था। अभी तक किसी को पता नहीं चला था। अभी मराठा, हम लोग बंगाल पढ़े, मराठा पढ़े, फिर बीच में त्रावणकोर, जितना भी किसी को पता नहीं चला है कि असल में ब्रिटिशर्स क्या चाहते हैं, यहाँ पे क्यों आए हैं। लेकिन मैसूर वालों को पहले ही पता चल गया था कि अंग्रेज लोग जो है आगे चल के क्या कारनामा करेंगे, वो क्या क्या कर सकते हैं, किस हद तक गिर सकते हैं। ये सब कुछ मैसूर को ऑलरेडी पता था। इसीलिए उन्होंने ऐसा ऐसा उसने ऐसा ऐसा काम किया कि ब्रिटिशर्स का नाक में दम कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है। हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों नाक में दम। कैसे नाक में दम किया, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे चलेगा हम लोग वही चीज पे डिस्कस करेंगे, वही चीज पे बात करेंगे। पूरा एकदम मैसूर एकदम पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको आप लोग बक्सर के बाद के कहानी से इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे करते चलेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले मैसूर हम लोग किस तरह पढ़ेंगे। हम लोग पहले ये पोर्शन पढ़ेंगे, फिर यहाँ से ये पोर्शन में आएंगे, फिर यहाँ पे, फिर ये वाला, फिर ये वाला, उसका फिर ऊपर चलेंगे, फिर ये वाला। मतलब ये मैसूर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। ये प्रथम वार, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 गो मैसूर के साथ वार हुआ है, 4 युद्ध हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ है, इतिहास पलट देने वाला ये युद्ध भी रहा है, ठीक है। और इस युद्ध में आपको इंट्रोडक्शन होगा वैसा बंदा से जो कि अंग्रेज को सबसे पहला बार हराया था, ठीक है। तो चलिए आज को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उम्मीद करते हैं एक ही वीडियो में पूरा का पूरा मैसूर खत्म हो जाना चाहिए। सब कुछ हम एक ही वीडियो में बता देंगे। थोड़ा आराम से धैर्य में रह के आपको पढ़ना होगा, सुनना होगा, समझना होगा, बिना स्किप किए देखते रहना है लास्ट तक। चलिए सबसे पहले देखते हैं मैसूर का इंट्रोडक्शन। विजयनगर के अंतर्गत था। देखिए क्या था कि पहले विजयनगर साम्राज्य, आपको पता होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इसको फाउंडर किया गया था, हरिहर बुक्का इसको फाउंड किया था, ठीक है। तो वही साम्राज्य धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये दक्कन का क्षेत्र है, दक्कन में हो रहा था ये। तो ये मैसूर राज्य जो है ये दक्कन का ही क्षेत्र है, ठीक है। मैसूर दक्कन का क्षेत्र, आप इसको मैप में जाके देखिएगा कहाँ पे ये पे अभी है। तो विजयनगर साम्राज्य का ये एक हिस्सा हुआ करता था पहले, मैसूर विजयनगर के अंडर आता था, ठीक है। तो विजयनगर में एक वंश है आपका जाके आडियर वंश, वहां पे एक शासन चल रहा था, आडियर वंश का शासन चल रहा था। बहुत मस्त शासन चल रहा होता है, लेकिन एक इंसान का इंट्रोडक्शन वहां पे होता है जिसका नाम होता है हैदर अली, ठीक है। हैदर अली बहुत योग्य, शक्तिशाली, कर्मठ व्यक्ति था।
तो उसको जो है इतना मतलब योग्यता उसके पास था कि स्टार्टिंग में उसको फौजदार बनाया गया। सबसे स्टार्टिंग में उसको डिंडुगोल का फौजदार बनाया गया, ठीक है। लेकिन फौजदार बना तो देखा वहां का सामर्थ्य लोग, मतलब कितना सामर्थ्य रखता है वहां का जो आर्डियर वंश, जो हम बताए यहाँ पे पहले 18वीं सदी में आर्डियर वंश का यहाँ पे सत्ता चल रहा था। तो आर्डियर वाला वंश में जो था कृष्णदेव, चिक्का, ये सबको पता चला कि हैदर अली बहुत साहसी है, सामर्थ्य है उसके पास। तो उसको फौजदार से हटा दिया गया, उसको बना दिया गया सेनापति। ठीक है, ये आर्डियर वंश में आर्डियर का सेनापति फौजदार था पहले ये आर्डियर में, लेकिन बाद में इसको बना दिया जाता है सेनापति। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है आप वो देखिएगा, ठीक है। बाद में सेनापति बन रहा है, स्टार्ट कर रहा है फौजदार से, उसके बाद बन रहा है सेनापति। 1755 में क्या करता है, ये तो डिंडोगोल का बन गया ये सेनापति, मतलब कि वहां का फौजदार तो था ही। 1755 में बन जाएगा वो सेनापति, ठीक है। 1755 में क्या करेगा, फ्रांसीसी की सहायता से शस्त्रागार बनाना स्टार्ट करता है। देखिए ये ऐसा मैसूर का इतिहास हम लोग पूरा पढ़ेंगे। मैसूर का हर इतिहास में फ्रांस आपको एंट्री करते हुए दिखेगा और आपको ब्रिटेन एंट्री करते हुए दिखेगा। फ्रांस एंट्री कर रहा है इसीलिए ब्रिटेन भी एंट्री कर रहा है, और ये दोनों की एंट्री कर रहा है इसके लिए आपको जानना होगा, आपका जाके इंग्लैंड का हिस्ट्री जानना होगा। इंग्लैंड और फ्रांस में बीते दिनों में क्या हुआ है, पहले के पहले क्या हुआ है। सप्तवर्षीय युद्ध, 30 वर्षीय युद्ध, बहुत लंबा लंबा संघर्ष चलते रहा है आपका जाके फ्रांसीसी और इंग्लैंड के बीच, बहुत लंबा लंबा संघर्ष। पार्ट 3 का ये हिस्सा भी है, ठीक है। अभी हम लोग बीए पार्ट 3 में का ही बात कर रहे हैं, लेकिन बीए पार्ट 3 में मॉडर्न का बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन आप लोग का एक अमेरिकन रेवोल्यूशन, मतलब अमेरिकी की क्रांति, पेपर 5, 6, 7 में आपका जाके अमेरिका का क्रांति, ठीक है। और पार्ट 2 में आपका जाके इंग्लैंड की क्रांति। ये दोनों को अगर पढ़ा जाए तो ही बेहतर ढंग से समझ में आएगा कि वो दोनों के बीच कितना पुराना राइवलरी है, बहुत पुराना। तो इसमें हमेशा आपको एंट्री करते हुए, फ्रांस आपको एंट्री करते हुए हमेशा दिखेगा। तो 1755 में चूंकि हम बताए कि ये फ्रांसीसी, मतलब कि जो मैसूर के था हैदर अली, वो चाहता था कि अंग्रेज यहाँ से चला जाए, अंग्रेज यहाँ से, अंग्रेज का नामो निशान खत्म, सत्ता खत्म। इसके लिए उसको क्या करना पड़ता, वो देख चुका था कि अब जो है भारत के पास उतना सामर्थ्य नहीं बचा, क्योंकि भारतीय राजा क्या कर रहे थे, आपस में ही लड़ रहे थे। कोई मैसूर लड़ रहा है बंगाल से, कोई बंगाल लड़ रहा है मराठा से, कोई मराठा इधर लड़ रहा है, इधर उधर, सब आपस में ही लड़ाई वड़ाई कर रहे थे। तो मैसूर वाला को पता चला कि इस तरह काम नहीं बनने वाला, इस तरह ब्रिटेन लोग जो है इस तरह यहाँ से नहीं निकलेगा, हमको कुछ मॉडर्नाइज कुछ सोचना होगा, कुछ आधुनिक सोचना होगा। तो आधुनिक सोचने के लिए इधर उधर हुल्की मारा तो उसको दिखा फ्रांस। आपको पता होगा कि फ्रांसीसी भी इस दौर में, ये एक ऐसा दौर चल रहा था, उपनिवेश बढ़ाने का दौर चल रहा था। तो इंग्लैंड वाला लोग, फ्रांस वाला लोग, स्पेन वाला लोग, सब जो अपना अपना उपनिवेश बढ़ा रहा था। तो उपनिवेश बढ़ाते बढ़ाते पता चला, हैदर अली को पता चला कि पहले के दिनों में इतिहास का पन्ना यदि उल्टा के देखा जाए तो फ्रांस और इंग्लैंड राइवलरी एक दूसरे का बहुत घना शत्रु जिसको बोलता है। तो सोचा क्या कि चलो क्यों ना फ्रांस से मदद मांगा जाए, फ्रांस से मदद हम लोग का करेगा ही, फ्रांस से मदद मांगा। ये ऐसा सोच रखने वाला पहला भारतीय रहा है। इससे पहले कोई भी भारतीय ऐसा नहीं था जो कि अंग्रेजों को, पर्टिकुलर अंग्रेज को भगाने के लिए इतना कुछ दिमाग लगाए। लेकिन यहाँ से स्टार्ट होता है कुछ अलग मॉडर्नाइज तरीका स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फ्रांसीसी की मदद से शस्त्रागार बनाना स्टार्ट किया। फ्रांसी के पास मॉडर्नाइज तरीका था, शस्त्र था, बारूद था, कैसे युद्ध को कम समय में ही खत्म किया जा सकता था, ये सब तरीका था। और डिंडुगोल जो कि हैदर अली के नियंत्रण में था, वहां पे शस्त्रागार का स्टार्ट कर देता है आपका जाके हैदर अली, ठीक है। ये अंग्रेजों को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय है। क्यों प्रथम भारतीय, अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। हैदर अली के बारे में एक और थोड़ा मोड़ा बात जानने वाला बात यह है कि हैदर अली बहुत ही सहिष्णुता का भावना को लेके चलता था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कोई भी सीन नहीं था उस टाइम पे। और ये जो है इसका एक मोटो था कि हमको भारत से ब्रिटिशर्स को हटा देना, ब्रिटिशर्स को खत्म कर देना, ठीक है, भगाने का काम ये करते हैं। इसके मूर्ति पे, मतलब कि इसके सिक्का पे यहाँ पे लिख देते हैं, सिक्का पे आपका जाके शिव और पार्वती का अंकन देखने को मिला है। हैदर अली के सिक्के पे शिव और पार्वती का देखने का अंकन मिला है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि यह धार्मिक सहिष्णुता का नियम पालन कर रहा था। हैदर अली के बारे में हम आपको बहुत कुछ पीडीएफ में भी देंगे, आप सबको टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे अभी अवश्य जुड़ना है, ठीक है। वहां पे हम कुछ ना कुछ देते रहते हैं, कुछ ना कुछ नोटिफाई करते रहते हैं आपको, ठीक है। यहाँ वाला का बात समझ में आ गया कि मैसूर का स्टार्टिंग कैसे था, कि क्या हो रहा था, हैदर अली कहाँ से एंट्री ले लिया। अब हम लोग चलते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पे। यहाँ उम्मीद करते हैं यहाँ पे थोड़ा मोड़ा आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात यदि होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चमक रहा होगा, थोड़ा सा वहां चमक रहा होगा, लेकिन आपको सुनते रहना, यहाँ पे कुछ खास बात नहीं है लिखा हुआ, ये बस की पॉइंट है। आपको जैसे कि पता ही होगा मेरा हर वीडियो में की पॉइंट रहता है और उसको हम एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही आपको समझाने लायक वे में। तो देखिए सबसे पहला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। याद रखने वाला बात यह है कि 4 मैसूर युद्ध होगा, आंग्ल मैसूर युद्ध 4 होगा।
प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ होगा। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है हैदर अली और आपका जाके अंग्रेजों के बीच। क्यों होता है? क्योंकि हैदर हैदर अली जो है फ्रांस से नजदीकियां बढ़ाने लगता है। जैसा कि हम बताए, उसको मॉडर्नाइज तरीका अपनाने के लिए फ्रांस के साथ मतलब कि सहयोग का आवश्यकता होगा। और ब्रिटिशर्स इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे, यदि फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट होगा, यदि फ्रांस मैदान में कूद जाएगा तो उसको भागना पड़ जाएगा इंग्लैंड को, क्योंकि दोनों शक्ति आपस में बहुत ज्यादा मजबूत है, तो दोनों को भागना पड़ जाएगा, ऐसा सोच। और कर्नाटक में भी ये चीज देखने को मिलता है। ठीक है, तो फ्रांस से अधिक नजदीक बनाने के कारण हो जाता है आपका वार। अभी हम लोग तुलना करेंगे सब में कि क्यों 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 वार हो रहा है। तो ये हो गया आपका जाके कारण। ठीक है, अब इसका देखते हैं घटनाक्रम कि क्या उस टाइम पे घटनाक्रम क्या क्या हो रहा था। तो देखिए, अंतिम में मसाला के लिए, मालाबार के लिए प्रतिस्पर्धा दोनों का बीच हैदराबाद, हैदराबाद बोल रहे, मैसूर, मैसूर और अंग्रेजों के बीच, दोनों का बीच। आपको पता होगा कि अंग्रेज का जो मेन मोटो था, यहाँ से मसाला, रेशम, ये सब का मतलब कि कच्चा माल यहाँ से ले जाने का प्रयास करते थे। और मालाबार तट आपको पता होगा कि बहुत ही ज्यादा मसाला के लिए एकदम सहज भूमि है वहां पे। तो वहां पे मसाला के लिए प्रतिस्पर्धा चल रहा था। ये वाला एरिया आपका जाके टेरिटरी आ गया आपका जाके मैसूर के अंडर। लेकिन इंग्लैंड चाहता था कि नहीं, यहाँ पे हम अपना करेंगे। तो ये दोनों के बीच इसके लिए प्रतिस्पर्धा होता है कि कौन करेगा नहीं करेगा। तो फिर देखते हैं 1776 में हैदर अली वहां पे कर लेता है कब्जा। डेट याद रखते रहना है कि क्या क्या हो रहा है। देखिए, 1767 से 69 तक यहाँ युद्ध चल रहा है, 1767 से 69। और ये युद्ध का पीछे का कहानी यहाँ पे है। 1776 में हैदर अली मालवार के तट पर कब्जा कर लेता है। क्यों करता है देख लिए हम लोग। अंग्रेजों ने मराठा और निजाम को भड़काया। अब क्या हुआ कि अंग्रेज लोग जो है चाहता था कि मराठा और निजाम दोनों मेरे पक्ष में आ जाए। क्यों चाहता था वो? त्रिगुट अलायंस बनाना चाहता था अंग्रेज। त्रिगुट अलायंस बनाना चाहता था कि मैसूर को पूरा का पूरा घेर के रखे। आप लोग देखिएगा ध्यान से मैप में मैसूर को, तो ऊपर आपको दिखेगा मराठा, नीचे आपको दिखेगा निजाम। ठीक है, मैसूर बीच वाला राज्य है। तो अंग्रेज लोग के पास, आपको बुद्धि इतना हमको बता, हम हर वीडियो में बोलते हैं कि उस लोग के पास बुद्धि बहुत है। तो वो क्या किया कि वो दोनों के बीच अलायंस बनाना चाहा कि हम ऊपर को भी नियंत्रण कर लेंगे, नीचे को भी नियंत्रण कर लेंगे, तो बीच वाला अपने आप नियंत्रण हो ही जाएगा। आपको याद होगा एंशिएंट में हम आपको बता रहे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे उपलब्धि मिलती है धनानंद के साथ। तो उनके जो कौटिल्य है, चाणक्य जो है, उनको बोलते हैं कि तुम खीर को बीच से मत खाओ, तुम धीरे धीरे करके, जब खीर बहुत गर्म रहता है उसको एग्जाम्पल देते हैं कि साइड साइड से खाना स्टार्ट करो, तब तुमको गर्म नहीं लगेगा, उसके बाद तुम बीच तक पहुंचो। यही फॉर्मूला अप्लाई किया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि मतलब कि साइड साइड में पहले अपना बना लो, उसके बाद बीच में राज करो। तो यही किया गया था। हालांकि इसको हैदर अली ने इसको असफल कर दिया था। ये त्रिगुट अलायंस नहीं बनता, हैदर अली के द्वारा इसको असफल कर दिया गया। और ये सब जो राज्य है ना, मराठा, निजाम, बंगाल, चाहे जो भी राज्य है, ये लोग अपना फायदा के देखते थे। जहां उनको फायदा, जहां ज्यादा पैसा दिखता था, वो उनके साथ हो जाते थे। कभी मराठा अंग्रेज के साथ बोलता था तो बोलता था, कभी इधर बोलता था, मतलब कि। और वही बंगाल का बात करें तो बंगाल भी अपना फायदा के लिए देख रहा था। अवध भी बात करें तो अवध भी अपना फायदा, अपना टेरिटरी बस उन लोग को मतलब था। बात बाकी भारत में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, इन लोग से उन लोगों को कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए हम लोग राष्ट्रवाद का उदय थोड़ा दिन बाद पढ़ते हैं। गांधीयन एरा से थोड़ा दिन पहले से राष्ट्रवाद का उदय, वहां से हम लोग पढ़ते हैं। ये सब में अभी राष्ट्र नाम का कोई जिक्र नहीं है कि भारत किसको बोलता है। लेकिन यहाँ वाला मैसूर के पास ये चीज थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है हम लोग को। ठीक है, तो देखिए अंग्रेज में ये कर रहा था। उसके बाद हुआ 1768 में कावेरी पट्टनम पर अधिकार कर लिया। ये युद्ध चल ही रहा था, मतलब कि ये युद्ध जो है, एक युद्ध, मतलब कि ये जो टाइम ड्यूरेशन लंबा होता है, ऐसा नहीं है कि 3-4 साल तक युद्ध ही चल रहा है, एक दिन का भी रेस्ट नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। बीच बीच में कुछ ना कुछ युद्ध चलते रहता है, कभी ये युद्ध कभी वो युद्ध। तो कावेरी पट्टनम पर अधिकार कर लिया 1768 में। यहाँ देखिए 76 में हैदर अली, और 76 में हैदर अली मालाबार पर कब्जा कर लिया, और 1768 में कावेरी पट्टनम पर अधिकार कर लिया। यहाँ पे 76 नहीं होगा, यहाँ 66 होगा। 1766 में हैदर ने मालाबार पर कब्जा कर लिया, सॉरी यहाँ 66 होगा। उसके बाद 68 में क्या किया, कावेरी पट्टनम पर कब्जा कर लिया। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर कब्जा कर लिया, जहां पे अंग्रेज मानता था कि यहाँ मेरा अधिकार है, मद्रास पर कब्जा कर लिया। मद्रास पर आक्रमण किया, और यही वो युद्ध है जिसमें कि अंग्रेजों को सबसे पहला हरा देता है हैदर अली। हैदर अली के द्वारा अंग्रेजों को पूरी बुरी तरह हराया जाता है। ठीक है, और उसके बाद युद्ध हुआ, तो उसका संधि भी होगा। तो उसके बाद संधि होता है मद्रास की संधि के साथ, ये वाला प्रथम युद्ध एंडिंग हो जाता है। 1769 में मद्रास की संधि हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, सबसे पहले क्या हुआ, 66 में हैदर अली मालाबार पर कब्जा किया। फिर देखे 68 में क्या किया, कावेरी पट्टनम पर कब्जा किया। 69 में देखे मद्रास पर कब्जा किया, और 69 में ही आपका जाके मद्रास का संधि हुआ, और ये वार भी 69 में खत्म हो गया। 67 से लेके 69 तक का कहानी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया।
अब इसको आकलन किया जाए कि अंग्रेज लोग क्यों हारा, तो इसका सबसे बड़ा वजह आपको मिलके बाहर आके निकलेगा कि इससे पहले जो क्रांति हुई थी, 1764 का जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध आपको पता ही होगा, बक्सर का युद्ध जो हुआ था कि तीन बड़ा बड़ा सेना को अकेले अंग्रेजों द्वारा हरा दिया गया था, हरा दिया गया था। तो वही बात है यहाँ पे। तो इसीलिए अंग्रेज धीरे धीरे करके कमजोर होता गया। देखिए 67 में युद्ध हुआ, 3 साल में कितना प्रिपेयर हो पाया होगा फिर से इंग्लैंड वालों, नहीं हो पाया होगा। इसीलिए हैदर अली ने उसको सोचा कि अब ये मौका इसको निचोड़ देने का, तो अब ये निचोड़ दिया उसको। ये युद्ध हो गया, जीत गया हैदर अली, उसका संधि करके ये युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, उम्मीद करते हैं ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा कि मैसूर क्या था नहीं था। उसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये आपका होगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय। तो ये टाइम पीरियड है आपका जाके 80 से 84 तक का टाइम पीरियड। और एक बात, यहाँ पे गवर्नर है वॉरलेस्ट, वरेलेस्ट, ठीक है। इसके शासनकाल में सिर्फ एक ही घटना होता है जो कि यही होता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। वॉरलेस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए इतिहास के कालक्रम को हम लोग दो तरीका से पढ़ सकते हैं, या तो एक मैसूर लिए तो पूरा मैसूर को पढ़ जाए शुरू से लास्ट तक क्या हुआ नहीं हुआ, या मराठा लिए तो पूरा का पूरा पढ़ जाए, या नहीं तो गवर्नर जनरल, गवर्नर, ये सब के हिसाब से पढ़ा जाए कि पहले क्लाइव के शासनकाल में कौन कौन सा युद्ध हुआ वो देख लिए, कैसे कैसे युद्ध हुआ वो देख लिए, हेस्टिंग के काल में कौन कौन सा युद्ध हुआ वो देख लिए, आगे चल के वेलेजली। तो मतलब कि दो तरीका है पढ़ने का, आपको जो सबसे अच्छा तरीका लगे आप वो पढ़िए। ठीक है, देखिए मैसूर वाला हम लोग मैसूर को स्टार्टिंग से ही लास्ट एक ही बार में खत्म कर दे रहे हैं, बीच बीच में गैप आया हुआ है, बीच बीच में अंग्रेज लोग कुछ और भी कर रहा होता है, मराठा वार साथ में, कर्नाटक वार साथ में, बक्सर युद्ध लड़ रहा है, तो सब कुछ साथ साथ ही कर रहा था अंग्रेज लोग। ठीक है, इसीलिए इसको दो तरीका है पढ़ने का, लेकिन हम आपको वो तरीका बता रहे हैं जिसमें कि एक ही बार में एक टॉपिक पूरा का पूरा कवर हो जाए। उसमें क्या होगा कि एक टॉपिक पूरा का नहीं कवर हो पाएगा। ठीक है, चलिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का बात करते हैं। कारण देखिए इसमें क्या था, कारण, फिर से कारण आपको वही नजर आएगा कि फ्रांसीसी क्षेत्र पर अंग्रेज का अधिकार हो गया, जो कि था माहे। अंग्रेज लोग क्या किया, एक क्षेत्र है माहे जो कि मद्रास का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, मद्रास प्रेसिडेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आता है, इसमें समझता था, हैदर अली को समझता था कि ये जो है मेरा एरिया है। माहे जो है हैदर अली लगता था कि मेरा एरिया है, जो कि हम फ्रांस को दिए हुए हैं, फ्रांस के साथ क्योंकि हमको मित्रता करना है इसीलिए हम फ्रांस को दिए हुए हैं। और लेकिन अंग्रेज क्या करता है, वही वाला माहे को जो कि फ्रांस को दिया गया रहता है, वही को अपना आधिपत्य कर लेता है। मतलब कि अंग्रेज जो है अपना, मतलब कि है किसी और का लेकिन कर लेना है अपने को, तो अंग्रेज लोग वही करता है। इससे हैदर अली का मूड खराब हो जाता है, फ्रांसीसी का मूड खराब हो जाता है कि जो मेरा था वो तुम कैसे ले सकता है। तो इसीलिए एक युद्ध फिर से देखने को मिलता है, ये था कारण। उसका घटनाक्रम देखता है, घटनाक्रम देखते हैं। देखिए ये गंटूर पर अधिकार, गंटूर के अधिकार पर विरोध। गंटूर क्या है ना, गंटूर उत्तरी सरकार, गंटूर उत्तरी सरकार का एरिया है। और ये उत्तरी सरकार क्या है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, उत्तरी सरकार क्या है, आपको जो है भारत का आपको दो होमवर्क आज को देते हैं। ठीक है, होमवर्क सबसे पहला बंदरगाह देखना, भारत में कितना प्रमुख बंदरगाह, उसका तट देखना, ये दोनों चीज देखना, तट देखना और बंदरगाह देखना। आपको इसका आंसर मिल जाएगा उत्तरी सरकार के बारे में। ठीक है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाला एरिया आप लोग देख लीजिएगा। ये रहा आपका होमवर्क, जो भी बोलते हैं होमवर्क आपको करना है, जो भी है आपको ही फायदा होगा कि कनेक्ट करने में आसान होगा, इंटरलिंक करने में आसान होगा कि हाँ ये बोल रहे हैं मतलब कि इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये वाला एरिया पे क्या किया कि अधिकार कर लिया गया, जिसका कि हैदर अली ने विरोध किया, नहीं ब्रिटिशर्स ने इसका विरोध किया। हैदर अली ने यहाँ पे कंट्रोल किया हुआ था, ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसका विरोध किया। जाहिर सी बात है विरोध करेगा ही, किसी का अपना ले लेगा तो विरोध करेगा, लेकिन यहाँ पे पोजीशन उल्टा था। फिर देखिए 1780 में अर्काट पर हमला किया, 1780 में हैदर अली जो है अर्काट पर हमला कर देता है। ये वाला यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे मराठा और निजाम को भी साथ ले लिया गया था। मराठा और निजाम को हैदर अली ले लेता है साथ, कि आप जो है मराठा और निजाम को थोड़ा प्रलोभन दिया गया कि हम तुमको ऐसा ऐसा कर देंगे, तुम मेरे साथ हो जा, तो वो दोनों इसके साथ हो गया। ठीक है, तो ये दोनों इसका साथ हो, उसके बाद अर्काट पे हमला कर दिया, अर्काट पे हमला करके उसको विजय कर लिया। लेकिन लेकिन अंग्रेज लोग इससे चूक खा गया, अंग्रेज लोग ने मतलब कि अर्काट के लिए फिर एक बार युद्ध अंग्रेज लोग को मतलब करना पड़ा, जो कि युद्ध होता है 1781 ईस्वी में, 1781 ईस्वी में फिर से एक युद्ध होता है, जो कि होता है अर्काट का युद्ध। इसमें दो सेना हैदर अली को पराजित करने के लिए आ जाता है। अभी हैदर अली अकेला है, ठीक है, लेकिन इसको दो सेना, अंग्रेज के दो सेना आ जाता है पराजित करने के लिए। सबसे पहले आयरकुट का सेना, उसके बाद आता है कॉलेन मुनरो की सेना। ठीक है, देखिए आयरकुट की सेना, उसके बाद कॉलेन मुनरो नहीं है इटो, ये है आपका जाके, अरे इसका नाम भूल गए, कॉलिन मुनरो तो एक खिलाड़ी है ना,
एक सेकंड देख लेते हैं, मेरे आजू बाजू में सब कुछ है। ये कॉलिन मुनरो नहीं है, ये हेक्टर मुनरो, ठीक है। कॉलिन मुनरो जो न्यूजीलैंड का एक क्रिकेटर है, उसका नाम याद आ गया था। ये हेक्टर मुनरो। ये आयरकोट, ये कलकत्ता से इसको भेजा जाता है। इसको याद रखिएगा, कोलकाता से भेजा जाता है। एक तो वो सेना जो कि मद्रास में पहले से अवेलेबल है, जो कि हेक्टर मुनरो की सेना है, और दूसरी सेना जो कि कलकत्ता से ब्रिटिशर्स के द्वारा भेजा जाता है कि तुम जाओ, हैदर अली जो कि नीचे बहुत सारा फुदक रहा है उसको जाओ और शांत कराओ। तो 1781 में आता है जाके, ये वाला युद्ध होता है, अर्काट का फिर से एक युद्ध होता है, ठीक है। तो उसका ये युद्ध कुछ दिन बाद देखते हैं क्या कि ब्रेक हो जाता है, क्योंकि अब मृत्यु हो जा रही है, 1782 में ही मृत्यु हो जाती है हैदर अली की। 1782 में मृत्यु हो गया, हैदर अली का मृत्यु हो गया। इतना युद्ध में इतना अंग्रेजों को परेशान किया गया, इतना अंग्रेजों को मतलब कि वो कर दिया गया, हराने के काबिलियत पे छोड़ दिया गया। मतलब कि उसके बाद जस्ट हार ही जाता वो सेना, अंग्रेजों की सेना बस हारने का ही कगार पे थी, तब तक ये जो है हैदर अली का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद कार्यभार संभालता है टीपू सुल्तान। अब आप लोग क्या, टीपू सुल्तान का एंट्री होगा यहाँ पर। और टीपू सुल्तान ऐसा व्यक्ति जो कि 18वीं सदी का, मतलब कि 18वीं सदी का इतिहास टीपू सुल्तान के बिना अधूरा रह जाएगा। एक ऐसा पर्सन जो कि अंग्रेजों को हराने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए अपना पापा से भी ज्यादा तगड़ा तगड़ा काम करना स्टार्ट किया। उस मतलब कि हैदर अली का बेटा ये था वो। तो टीपू सुल्तान ऐसा बंदा था जो कि दूर दूर तक फैलाया कि हम लोग के ऊपर जुल्म हो रहा है, अंग्रेज लोग जो हम लोग के ऊपर जुल्म कर रहे हैं उसको बचाना बहुत जरूरी है, हम लोग को पूरा भारत को जो बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या किया वो, इसके लिए दूर दूर जाके जो है अपना दूत को भेजा, अपना दूत को संपर्क करने भेजा, कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान, तो ईरान, बहुत दूर दूर, तुर्की, बहुत दूर दूर तक अपना दूत को भेजा कि जाओ वहां पे जाके अपना संबंध बढ़ाओ, संपर्क बढ़ाओ, और वहां से मदद लेंगे हम लोग। वहां से मदद लेंगे किसको, क्या करने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए हम लोग वहां से मदद लेंगे। क्योंकि वो यूरोप का, दुनिया का जितना भी व्यक्ति था वो इंग्लैंड के करतूतों से अच्छी तरह से वाकिफ था। इससे पहले अमेरिका में क्या हो चुका था सबको पता था, फ्रांस में क्या हो गया था सबको पता था। तो इंग्लैंड के बारे में सबको पता था कि किस हद तक क्या कर सकता। और इंग्लैंड का तो एक मोटो था कि हमको बस व्यापार करना है, ठीक है। तो वैसा टीपू सुल्तान, हालांकि आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम में हैदर अली या टीपू सुल्तान से संबंधित हम बहुत कुछ देंगे, जो कि आपको पढ़ना चाहिए कि वो बंदा कैसा रहा और हैदर अली कैसा रहा, ठीक है। और अभी मराठा वार के ऊपर फोकस करते हैं। टीपू सुल्तान का एक बहुत रोचक बात है उसको जानने के लिए, टीपू सुल्तान। और एक बात, अच्छा ठीक है, वो धीरे धीरे करके हम बताते चलेंगे। हाँ, तो 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद हो जाता है ये, उसका टीपू सुल्तान कार्यभार संभालता है। टीपू सुल्तान कार्यभार संभालता है, धीरे धीरे करके अंग्रेजों को और क्षति करते जाता है। अंग्रेजों को क्षति करते करते अब एहसास हो जाता है अंग्रेजों को कि नहीं, अब युद्ध करने में फायदा नहीं है, अब इसके साथ हमको संधि कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अब होगा संधि, टीपू सुल्तान करेगा संधि, मैंगलोर की संधि करेगा, वो भी करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ठीक है। ये हो गया मैंगलोर की संधि। एक तरफ होगा टीपू और दूसरा तरफ होगा आपका जाके ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें किसको फायदा होगा, आपको क्या लगता है किसमें फायदा होगा? इसमें जाहिर सी बात है टीपू सुल्तान को ही फायदा होगा, क्योंकि एक युद्ध को जीतने वाला, मतलब कि जीत के कागार पे ही था। तो ये जितना कुछ बोलेगा इसका चीज मानना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का अब नहीं मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जाके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट निफिक्र कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में जुड़ के कुछ भी पूछ सकते हैं। उसका हम लोग देखेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब कुछ। तो देखिए ये, अच्छा ये वाला हेस्टिंग के काल में, किसके काल में क्या हो रहा था, ये इंपॉर्टेंट बात है। हेस्टिंग के काल में ये होगा, हेस्टिंग बहुत लड़ाकू जनरल था, ठीक है। इसको कंपनी भेजा ही था कि तुम जाओ और जाके वहां पे जो जितना कुछ हो रहा था वहां शांत कराओ। तो ये अपने कार्य क्षेत्र में, मतलब कि अपने शासन काल में ये युद्ध ही युद्ध लड़ा, हेस्टिंग, वारन हेस्टिंग युद्ध ही युद्ध लड़ा, ठीक है। कौन कौन सा युद्ध लड़ा, जब उसके पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप देखिएगा तो यहीं पे मराठा वार भी आपको देखने को मिलेगा, 80-82 मराठा वार। तो बहुत कुछ ये भी लड़ा है। अब देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यहाँ पे शासन, ये मैसूर युद्ध खत्म हो गया, मराठा युद्ध भी खत्म हो गया, प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है। युद्ध बुद्ध करने का आवश्यकता नहीं था। अब इंग्लिश मैन जो बोला, अब वो कार्नवालिस को भेजता है कि कार्नवालिस एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक अच्छा समाज का व्यक्ति को भेजा जाता है, और उसको बोला जाता है कि तुम जाओ और फुल फोकस व्यापार पे करो, पूरा का पूरा व्यापार पे करो, इधर उधर तुमको कुछ नहीं देखना, ठीक है। प्रशासन को देखो, व्यापार देखो, इतने कुछ करना, लड़ना उड़ना तुमको नहीं है। तो कार्नवालिस आता है, कार्नवालिस के युद्ध क्षेत्र में, मतलब कार्य क्षेत्र में, सॉरी, मतलब शासन काल में, कार्नवालिस के शासन काल में सिर्फ एक युद्ध होता है,
जो कि है तीर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। तो ये युद्ध मतलब कि करना पड़ जाता है कॉर्नवालिस को। क्यों करना पड़ जाता है? टीपू द्वारा त्रावणकोर राज्य पर हमला करना। ये त्रावणकोर राज्य पहले से ही देखिए, यहाँ पे जो संधि हो रहा है, ये वाला संधि जो हो रहा है, इसमें टीपू सुल्तान एक बड़ा चेहरा बन के हिंदुस्तान के सामने उभर के सामने आया कि अरे मतलब कि जीतते जीतते जो है ये अपने आप को संधि करना चाह, संधि कर लिया हो। इसका मतलब कि उसका औहदा थोड़ा बढ़ गया था, इसीलिए अब टीपू रुकने वाला नहीं था। टीपू हर एक प्रयास किया जिससे कि इंग्लैंड को, जिससे कि ब्रिटिशर्स को क्षति पहुंच सके, क्योंकि उसका मोटो मतलब वही था कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से हरा देना, ब्रिटिशर्स को भगा देना। पूरा का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, ठीक है, पूरा का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी ऐसा राजा नहीं रहा है जो कि नौसेना पर बल दे, नौ शक्ति को बढ़ाने का काम करे, ऐसा कोई नहीं रहा। चोल प्रशासन में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, और सिंधु सभ्यता में तो राजा ही नहीं था, ठीक है। तो राजा मतलब कि समुद्र का क्या भूमिका रह सकता है एक अर्थव्यवस्था में अपना जीडीपी को सुधारने में, वो मैसूर वाला लोग समझ पाया कि नहीं, कि अर्थव्यवस्था का भी कुछ ना कुछ योगदान होता है, इंडस्ट्रियल का भी कुछ योगदान होता है, हम व्यापार का भी कुछ योगदान होता है देश को बढ़ाने के लिए। तो ये लोग वो चीज समझ पाया, इसीलिए ये लोग के जितना भी युद्ध वुद्ध हो रहा है, तो वो कोस्टल एरिया के लिए ही हो रहा है कि नहीं ये वाला क्षेत्र नहीं देंगे, ये वाला क्षेत्र नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ से व्यापार आयात निर्यात कर सकते हैं और यहाँ से हम सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। तो समुद्र को समझने वाला मैसूर रहा है, अच्छा तरीका से समझने वाला, बाकी कोई भी ऐसा नहीं रहा। एक मतलब कि सब राजा में दो चीज का बहुत कमी रहा है, एक तो वो लोग समुद्र को नहीं समझ पाए, दूसरा वो एजुकेशन सिस्टम को नहीं समझ पाए, कि मतलब कि पढ़ा लिखा जनता को भी, जनता को पढ़ाने लिखाने से जो है अपना आगे बढ़ेगा। कोई भी देखिए शिक्षा पे ज्यादा कुछ बल ही नहीं दिया है, ठीक है, सब दिया है बल कि बौद्ध धर्म का कैसे प्रचार हो, ठीक है, अशोक का धम्म का कैसे प्रचार हो। मतलब पर्टिकुलर शिक्षा, जब पूरा दुनिया पढ़ रहा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूरा दुनिया जब पढ़ रहा था, तो हमारे देश में पढ़ाया जा रहा था कि पुराण, हमारे देश में पढ़ाया जा रहा था कुरान। तो ये सब ठीक बात है कि पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो पढ़ाना चाहिए जो कि आगे ले जा सके, तो वो नहीं पढ़ाया गया। वो पढ़ाया गया कि मतलब कि सब दुनिया, एक पूरा दुनिया एक दूसरे को उपनिवेश बना रहा है, इंग्लैंड अमेरिका को जाके मतलब अमेरिका में कॉलोनी बना रहा है, इंग्लैंड में कॉलोनी बना रहा है, स्पेन वहां बना रहा है, यहाँ बना रहा है, और इंडिया वाला लोग क्या कर रहा है, इंडिया वाला लोग आपस में लड़ाई कर रहा है, कभी मराठा निजाम से लड़ाई कर रहा है, कभी निजाम बंगाल में लड़ाई कर रहा है, बस यही कर रहा है। कभी वो नहीं हुआ कि मतलब कि चलो अब जो है मतलब कि विस्तार किया जाए, वो नहीं, साम्राज्य का विस्तार नहीं, साम्राज्य का विस्तार तो अपना अपना टेरिटरी में ही लोग कर ही रहे थे, ठीक है, लेकिन वो पूरा ब्रॉड माइंडली वाला जो सोच है ना, वो तभी तक नहीं आ पाया था, ठीक है। चलिए खैर, क्या बात कर रहे थे, त्रावणकोर का राज्य दे दिया गया, टीपू द्वारा त्रावणकोर का राज्य पर हमला कर लिया। ये राज्य अंग्रेज समझता था कि ये मेरे अधीन है, मेरे अधीन है त्रावणकोर का राज्य, इसीलिए इस पे हमला किया, तो अंग्रेज को गुस्सा आ गया, जिसके कारण हम लोग को तीर्थांगल मैसूर युद्ध देखने को मिलता है। उसका जिसका घटनाक्रम का बात करेंगे, तो देखिए संधि के बाद टीपू ने फ्रांस और तुर्की से सैन्य सहायता लेना स्टार्ट कर दिया। अब बताइए, हैदर अली था जो कि सिर्फ फ्रांस से मांगता था सैन्य सहायता, अब टीपू सुल्तान आ गया, टीपू सुल्तान जो है बड़ा बड़ा शक्ति जो कि इंग्लैंड के विरुद्ध था, उसको अपने समर्थन में लेने का प्रयास किया, कि कैसे उसको अपने समर्थन लेंगे, कैसे हम अपना शस्त्र को मजबूत करेंगे, कैसे अपना बारूद मजबूत करेंगे, अपना बम बनाएंगे, कैसे लोगों को जागरूक करेंगे, ये वाला सोच लेके यहाँ पे आया हुआ था। तो इसमें क्या हुआ, फ्रांस और तुर्की से मदद लेना चाहा, और ये समय वो चल रहा था जब जब नेपोलियन का कहर थोड़ा बरसने वाला, नेपोलियन का कहर बरसना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, ये वो वाला फेज चल रहा था, तो जिसके कारण कि अंग्रेज लोग और डरा हुआ था कि फ्रांस का क्या कहर था, ये लोग तो अंग्रेज भली भांति जानते थे। और टीपू सुल्तान के बारे में एक बात बता दें कि ये पहला बंदा रहा है जो कि नेपोलियन से पत्राचार का व्यवहार करता है, मतलब कि पर्टिकुलर नेपोलियन को पत्र लिखता है कि आप आइए और आप यहाँ पे देखिए कि इंग्लैंड लोग यहाँ पे क्या कर रहा है, और आप यहाँ पे हमको मदद कीजिए। तो इससे जाहिर सी बात है इंग्लैंड लोग डर जाएगा, घबरा जाएगा, कि जैसे नेपोलियन का आएगा, नेपोलियन मिस्र तक पहुंच भी जाता है, ठीक है, मिस्र से थोड़ा ही दूर और आगे में लगेगा, लेकिन अंग्रेज लोग इतना बुद्धिमत्ता से काम लिया कि वहां से ही नेपोलियन को जाना पड़ा। और यहाँ पे समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा हो कि नेपोलियन किस तरह का मतलब कि माइंड लेके चल रहा था, ठीक है। अगर ये तभी ये सफल हो जाता तो हम लोग को उतना दिन का गुलामी नहीं झेलना पड़ता, उतना साल जो गुलाम रहे उतना नहीं झेलना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, हम लोग बहुत पहले अमेरिका गए थे, पहले ही स्वतंत्र हो जाते, अमेरिका के तरह ही स्वतंत्र हो जाते, क्योंकि अमेरिका में पहले से ही पुनर्जागरण हो चुका था, वहां से जो भी गया था पुनर्जागरण था, राष्ट्रवाद की भावना थी, ये वो। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने में आसान होता है, लेकिन अभी हम लोग में राष्ट्रवाद का भावना आया, हम लोग अभी समझ पा रहे हैं कि अच्छा हिंदुस्तान मतलब ये, भारत मतलब ये, ठीक है। तो समझ, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, कभी कभी बोलते बोलते हम खुद फंस जाते हैं कि
मतलब कि क्या, मतलब कि आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि जैसा भी बोलते हैं। अभी तो बहुत कुछ है आगे हम लोग को पढ़ने के लिए। हम लोग दोनों साथ में ही पढ़ रहे हैं, हम भी ये पढ़ रहे हैं, आपको भी ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, त्रावणकोर का हिस्सा डच को दे दिया गया। अब देखिए क्या किया गया। त्रावणकोर का जो राजा था ना, त्रावणकोर का राजा बेसिकली मैसूर नहीं था। त्रावणकोर का राजा कोई अलग बंदा था, मतलब कि अलग वंश था, लेकिन ये मैसूर के अंडर में था। तो त्रावणकोर का राजा जो है वो कुछ हिस्सा दे देता डच को, ठीक है, डच को कुछ हिस्सा दे देता। अब क्या होगा, अब मैसूर वाला लोग जो है, टीपू सुल्तान जो है, अब त्रावणकोर से परेशान हो जाएगा कि तुम क्यों दे दिया, वहां ये वाला मेरा टेरिटरी है, तुम उसको क्यों दे देगा। तो ऐसा बात हो गया था, लेकिन अंग्रेज लोग बीच में इंटरफेयर करता। अंग्रेज लोग का काम है इंटरफेयर करना, तो बीच में इंटरफेयर करता है और त्रावणकोर को बोलता है कि तुम टेंशन नहीं लो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, कार्नवालिस बोलता है त्रावणकोर को, हम तुम्हारे साथ है, तुम टेंशन मत लो, जो होगा सब कुछ देख लेंगे। ठीक है, तो वही होता है, त्रावणकोर का साथ देता है ये अंग्रेज लोग। और इस लोग का भी साथ देता है आपका जाके मराठा। मराठा मराठा प्लस निजाम। ठीक है, इतना बड़ा, इतना सबको साथ रहता है, त्रावणकोर, ब्रिटिश, मराठा और निजाम। ये चारों मिलके अकेला हैदर अति सॉरी टीपू सुल्तान के ऊपर युद्ध का निमंत्रण देते हैं, क्या कि आओ युद्ध करो, त्रावणकोर का एरिया चाहिए तो युद्ध करो। तो हैदर अति टीपू सुल्तान बोलता है ठीक है, अगर युद्ध ही है तो युद्ध ही करेंगे हम। और वो युद्ध में कूद जाता है, तो हम लोग को उसके बाद देखने को मिलता है युद्ध। ये देखिए, मराठा, निजाम वर्सेस टीपू सुल्तान। ठीक है, तो ये सब चलता है, युद्ध होता है। युद्ध आपको क्या लगता है, इतना ताकतवर थोड़े होगा कि मतलब कि सब सेना को अकेले टीपू सुल्तान हरा दे। इतना तो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत हद तक सामना वामना हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि, 1791 में बेंगलोर पर कब्जा। 1791 में बेंगलोर पर कब्जा कर लिया जाता है। उसके बाद होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि दोनों का बीच। कौन जीत रहा है कौन हार रहा है अभी कुछ नहीं डिसाइड हो रहा है, ठीक है। पहला युद्ध में हुआ था कि हार गया था, हाँ, ब्रिटिशर्स लोग पहला युद्ध में हार गया था। दूसरा में क्या हुआ, दूसरा में संधि लास्ट में करना पड़ा। तीसरा में क्या हो रहा है, तीसरा में भी लास्ट में संधि करना पड़ा। इस बार संधि क्यों करना पड़ा, दूसरा युद्ध में देखे थे संधि इसलिए करना पड़ा क्योंकि टीपू जीत रहा था। और यहाँ पे संधि करना पड़ा क्योंकि टीपू अगली बार हार रहा है। टीपू हार रहा है क्योंकि टीपू के विरुद्ध में अच्छा अच्छा सेना खड़ा, इसलिए टीपू हार रहा है। टीपू समझ गया कि अब जो है मेरा शक्ति अभी कमजोर है, अभी हम नहीं लड़ सकते हैं, इसीलिए वो संधि कर लेता है, कुछ दिन का वक्त ले लेता है अपने आप को कि अब जो हम कुछ दिन बाद युद्ध करेंगे। अभी अपना सेना को संगठित करेंगे, फ्रांसीसी से दूत बुलाएंगे, मतलब फ्रांसीसी से सेना को बुलाएंगे, हम बुलाएंगे आपका जाके ईरान से सेना को बुलाएंगे, तुर्की से सेना को बुलाएंगे। ठीक है, सब जगह से ये उम्मीद कर रहा था, फ्रांसीसी से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था क्योंकि नेपोलियन से ये बात किया था। और एक बात, ये वहां पर जो जैकोबिन सदस्य है, आपके फ्रांस की क्रांति में आप लोग पढ़े होंगे, तो जैकोबिन सदस्य का ये मेंबर रह चुका है। टीपू सुल्तान मेंबर था, ठीक है। तो वहां का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ आपका जाके 1789 का, ये बहुत बड़ा, 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ये टाइम, यही टाइम में वो हुआ था, मतलब कि इसके बाद का टाइम देख लीजिए, 1789 के बाद ही हम लोग को तीर्थांगल मैसूर युद्ध देखने को मिलता है। तो यहाँ का बहुत ज्यादा फ्लुएंस था आपका जाके टीपू सुल्तान। यहाँ का जो एक नारा लगा था, समानता स्वतंत्रता बंधुत्व, टीपू सुल्तान चाहता था कि भारत में, हिंदुस्तान में भी वही नारा लगना चाहिए और सबको एकजुट हो जाना चाहिए। और वो जो जो खिलाफ है हम लोग का, उसका विरुद्ध हम लोग को मोर्चा कर देना चाहिए। तो टीपू सुल्तान एक विश्वव्यापी मोर्चे में लगा हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग को देखते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, 1992 में हो जाता है। 91 में बेंगलोर पर कब्जा हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, और 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाती है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत टीपू सुल्तान को आधा राज्य कंपनी को दे देना पड़ता है। क्यों क्यों देना पड़ता है, क्योंकि अब टीपू सुल्तान का हालत खस्ता है। क्योंकि सेकेंड वार में टीपू सुल्तान जो मजबूत था, अब वही थर्ड वार में वही बंदा अब जो है कमजोर बन चुका है, ठीक है। और वो अपने आप से वक्त मांग रहा है कि अब हमको लड़ने के लिए कुछ समय का वक्त चाहिए। अपना मन में सोच रहा होगा, थोड़े इंग्लैंड को बोला होगा कि देखो ऐसा है कि अभी आप मेरे साथ संधि कर लो, थोड़ा दिन बाद तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे, ऐसा तो नहीं हुआ होगा मन में, लेकिन वो सोच रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 3 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया टीपू सुल्तान के ऊपर। इतना सारा क्षतिपूर्ति किया, यहाँ भी देखते हैं बहुत सारा क्षति हो रहा, यहाँ भी देख रहे हैं बहुत क्षति हो रहा है। तो इंग्लिश लोग उसके ऊपर 3 करोड़, उस टाइम का 3 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया। और साथ में उसको ये बोला गया टीपू सुल्तान को कि जब तक तुम 3 करोड़ रुपया नहीं देगा तब तक हम तुम्हारा दोनों बेटा को नहीं छोड़ेंगे, मतलब कि दोनों बेटा को बंदी बना लिया गया 3 करोड़ के लिए, ठीक है। इसमें कार्नवालिस का एक कथन आता है, कार्नवालिस कहता है कि हमने अपना शत्रु को, क्या बोले, हमने अपना शत्रु को बिना, मतलब कि क्या बोलता है, हमने अपना
हमने अपना शत्रु को प्रभावहीन बना दिया, बिना अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए हुए। समझ रहे हैं क्या क्या भयानक बात कहा जा रहा है। मतलब कि शत्रु को प्रभावहीन कर दिया, मैसूर को प्रभावहीन कर दिया, टीपू सुल्तान को, अब टीपू सुल्तान, अब वो टीपू सुल्तान नहीं रहा। ठीक है, और साथ में क्या किया, साथ में हम लोग अपना मराठा और साथ में निजाम को भी ज्यादा ताकतवर होने नहीं दिए। ठीक है, इसका कथन का मतलब यही है। तो आई होप कि तीर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध भी समझ में आ गया होगा। अभी तक हम लोग 3 मैसूरवाद देखे, 1767 से 69 पहला, 1767-69 पहला, दूसरा 80-82, सॉरी 80-84 दूसरा, और तीसरा 90-92। ठीक है, तो तीर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध यहीं से आके यहाँ तक। हैदर अली यहाँ पे सेकेंड वार में खत्म। टीपू सुल्तान अभी खत्म होने वाला, अभी और थोड़ा दिन और चलेगा, थोड़ा दिन और संघर्ष करेगा कि चलो एक अंतिम प्रयास करते हैं, कम से कम अंग्रेजों को भगाने का चलो अंतिम प्रयास करते हैं। तो अंतिम प्रयास किया जाता है, जिससे कि हम लोग को चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हम लोग को देखने को मिलता है। ये वाला पोर्शन समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है, 1792 हो जाता है मामला ठंडा। क्योंकि अंग्रेज लोग, हम आपको सबसे पहला वीडियो में बताए थे कि अंग्रेज लोग ठंडा और गर्म की नीति पे चल रहा था। ठंडा और गर्म मतलब कि जैसे यहाँ पे कुछ बहुत दिन तक मान लीजिए कि युद्ध नहीं हुआ, तो उसको ठंडा समय चल रहा था। और जब सब आदमी लोग विद्रोह करना स्टार्ट कर देता है, सबको लोग कंपनी के खिलाफ बोलना चाहता है, तो गर्मी का काल स्टार्ट होता है, मतलब कि अब चलेगा युद्ध। तो यही दोनों, गर्मी ठंडा इसी तरह करके पूरा का पूरा भारत को बंदी बना लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो देखते हैं चतुर्थ वार, देखते हैं तीनों, उम्मीद करते हैं कि तीनों एकदम पूरा अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चतुर्थ वार देखते हैं। चतुर्थ वार में वेलेजली का युद्ध और सहायक संधि, ये सबसे बड़ा कारण रहा है। अब देखिए कार्नवालिस खत्म, अब आएगा वेलेजली। वेलेजली ऐसा बंदा रहा है जो कि अपना राज्य को, मतलब ब्रिटिशर्स को बहुत बड़ा साम्राज्य में फैला दिया। क्यों? क्योंकि इसके पास था सहायक संधि का एक ट्रिक। सहायक संधि का एक ट्रिक था वेलेजली के पास, हालांकि डुप्ले दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसार करने वाला व्यक्ति वेलेजली है। ठीक है, तो वेलेजली ने जहां पे माना, जहां पे सहायक संधि मान लिया, तो वो तो ठीक है, अपने आप गुलाम बन गया। और जहां पे सहायक संधि नहीं माना, वहां पे युद्ध का सहारा लिया गया। वही चीज हम लोग देखे मराठा के साथ स्टार्टिंग पीरियड में होता है, और वही चीज मैसूर देखिए, अब फिर से वही चीज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टीपू द्वारा फ्रांसीसी की सहायता। आपको पता ही है कि टीपू जो लगातार फ्रांसीसी की सहायता लेने का प्रयास कर रहा था कि नेपोलियन आए और हम लोग का सहायता करे, वहां से सेना भेजे और हम लोग का सहायता करे। ये आस में स्टार्टिंग से ही टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा मदद किया गया, अपना जो शस्त्रागार का जो निर्माण किया वो फ्रांसीसी से किया। फिर बहुत सारा फ्रांसीसी कमांडर को भी रखा गया, बहुत सारा वहां से खाना बनाने वाला को भी रखा गया, ताकि कुछ ना कुछ सीखा जा सके। तो वैसा कर रहा था। तो इससे फिर से एक बार इंग्लैंड वाला लोग फिर से परेशान हो गया, क्योंकि वेलेजली था वो प्रवृत्ति का, युद्ध वाला प्रवृत्ति का इंसान। तो इसीलिए वो परेशान हो गया कि अब सोचा गया कि चलो एक लास्ट बार टीपू को लास्ट चुप कराइए देते हैं, अब बहुत हो गया, मैसूर का कहानी बहुत हो गया, अब इसको चुप करा देते हैं, अब मैसूर को भी अपने राज्य में मिला लेते हैं, ऐसा सोचा। उसका देखते हैं घटनाक्रम, देखते हैं घटनाक्रम में क्या हुआ। वेलेजली ने आरोप लगाया कि टीपू जो है मराठा और निजाम का साथ दे रहा है, मतलब कि उसको विरुद्ध भड़का रहा है आपका जाके अंग्रेजों का। ये वेलेजली ने आरोप लगा दिया टीपू सुल्तान के ऊपर, तो ये आरोप बड़ा था। ठीक है, तो ये दोनों क्या किया, यही चीज का मुद्दा लेके जो है इंग्लैंड वाला लोग, मतलब कि ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला लोग मैसूर के ऊपर तुल गया कि अब तुमको यही कारण से तुमको अब युद्ध करना पड़ेगा हमारे साथ। तो मैसूर के खिलाफ 1799 में युद्ध होता है। 1799 ये एक अंतिम युद्ध हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि दो सेना, वेलेजली के द्वारा मैसूर का सेना और फिर कर्नल स्टुअर्ट के द्वारा श्रीरंगपट्टनम में, वेलेजली के द्वारा मैसूर में और कर्नल स्टुअर्ट के द्वारा श्रीरंगपट्टनम में। मतलब कि दो तरफा हमला किया जाता है टीपू सुल्तान के ऊपर हराने के लिए। क्योंकि टीपू सुल्तान फिर से यहाँ देखिए 92 खत्म, 92 के बाद 99, ये 7 साल वो अपने आप को तैयार करता है टीपू सुल्तान कि कैसे हम लड़ सकते हैं। 7 साल तैयारी करता है कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम कैसे लड़ सकते हैं। और अंततः 1799 में ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि अब जो है टीपू सुल्तान थोड़ा तगड़ा बन गया है, इससे युद्ध करना ऐसे आम बात नहीं है। तो इसलिए वो दो सेना एक बार मैसूर पे आक्रमण, और वही टाइम में श्रीरंगपट्टनम जो कि उसका राजधानी था, जो कि वहां पे किला था, वहां पे उसका, दोनों जगह एक ही साथ युद्ध करता है। श्रीरंगपट्टनम में जो है, श्रीरंगपट्टनम का किला को बचाते बचाते जो है अपना टीपू सुल्तान मृत्यु हो जाता है उसका। उसके बाद क्या होता है, उसका फिर से देखिए, फिर से चक्र घूम गया। फिर से चक्र घूम कैसे गया, फिर से पुराना वंश जो कि आडवर वंश जो था यहाँ पर, आडवर वंश को हटा करके जो हैदर अली यहाँ पे स्थापना किया था मैसूर वंश का, मैं मतलब कि मैसूर में जो स्थापित किया था आडेवर वंश,
फिर से वही चीज यहाँ पे देखने को मिलता है, फिर से उसी को दे दिया जाता है। मतलब कि आर्डेवर वंश का सत्ता फिर से आ जाता है। आधा हिस्सा दे दिया जाता है आर्डेवर वंश को, और आधा हिस्सा, बाकी का हिस्सा कंपनी खुद अपने पास रख लेता है और 1802 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण करता है। ठीक है, 1801 में, सॉरी 1801 में। तो बाकी का कंपनी में मिला दिया जाता है, और जितना दूसरा चीज रहता है वो आर्डियर को दे दिया जाता है। इसमें थोड़ा सा निजाम को भी दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि ये अंग्रेज लोग जो है सबको खुश रखने का नीति से चलता था, इसलिए सबको इसका बात मान भी लेता था। जो कि आगे का नहीं सोच सकता था वो वही सिर्फ इसका बात नहीं मानता था। ठीक है, चलिए आज का तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। और टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम में आज को हम हैदर अली और टीपू सुल्तान से संबंधित जो भी कुछ विशेष विशेष बात है वो सब हम आपके साथ साझा कर देंगे। इसको सीधा साधा दैत्य भी टीपू सुल्तान को कहा जाता है, और टीपू सुल्तान को और भी कुछ कुछ उपाधि का नाम, उपाधि मतलब है उसका, जो कि हम आपको शेयर कर देंगे। टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग फीडबैक दीजिएगा कि आज का क्लास कैसा रहा, कैसा गया, नहीं गया, समझ में आया कि 100% समझ में आया कि नहीं आया। और एक बार कि मतलब कि किताब को आपको उल्टा करके देखना है कि किताब में क्या क्या लिखा है, कैसा किस पैटर्न में लिखा है, तो थोड़ा सा और ज्यादा आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पर जो देखे वो ठीक है, और अपना सेल्फ स्टडी जब करते हैं तो एक बार मैसूर को एक बार पलट लीजिए। ये हम बताएं, सब किताब का ये सार है। ठीक है, मतलब कि अलग अलग किताब से इसको चुन चुन के लिखें कि क्या लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ लिखा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट, और जो को जिसको कनेक्ट एक दूसरे को करते हैं उसको हम सिर्फ बोल देते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। जो हम बोलते हैं बहुत कुछ लिखते भी नहीं है उस चीज को। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। कल स्टार्ट करेंगे, कल कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ओ आज को तो बीपीएससी का बैच चलने वाला था ना, बीपीएससी का आज को चलने वाला था, बिहार स्पेशल चलने वाला था। अरे यार 2 दिन बीच में मिस हो गया ना, इसीलिए भूल गए। कोई बात नहीं, मैसूर आज हम लोग का हो गया। कल हम लोग बीपीएससी का फिर से 3 दिन का जो शेड्यूल है हम लोग का, कल हम लोग बीपीएससी का बिहार स्पेशल का हम लोग देखेंगे। बिहार स्पेशल में बहुत इंपॉर्टेंट गुप्ता डायनेस्टी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कल को। गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट करने वाले हैं। कुषाण तक का हम लोग का सब कुछ क्लियर हो चुका है, एंशियंट हिस्ट्री। जो भी स्टूडेंट बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं वो इस वीडियो के साथ जुड़ जाइए, इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम और आप दोनों मिलके उसी का टारगेट लेके चल रहे हैं। उसी को टारगेट लेके चल रहे हैं, उसको अचीव करना है 2024 में। हम आप सब कुछ सबको अचीव करेंगे 2024 तक जो भी है। और B1 BA पार्ट 1 और BA पार्ट 3 ये दोनों का बैच, ये मतलब कि पूरा का पूरा सिलेबस मैच करता है। इसीलिए BA पार्ट 3 में जो भी है वो मॉडर्न इंडिया यहाँ से कवर कर सकता है, और BA पार्ट 1 में जो वो एंशिएंट इंडिया का जो क्लास चलता है वो वहां से कर सकता है। ठीक है, और ये आज का क्लास है शायद 5वां नंबर का क्लास है आपका जाके मॉडर्न इंडिया का। ज्यादा क्लास हुआ नहीं है मॉडर्न इंडिया में, बस 5 ही क्लास हुआ है। आप पूरा का पूरा एक बार में ही कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ये वाला गुप्ता डायनेस्टी लेके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाद बाकी पीछे का सब कुछ कवर करके रखिए, तब आगे ज्यादा इंटरलिंक करने में आसानी होगा। ठीक है, आप देख ही रहे होंगे कि कितना कुछ इंटरलिंक करने का काम आता है। आप मिलते हैं कल को, धन्यवाद।